नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की जो विस्तृत क्लासें चल रही हैं, अब तक हमने उसमें जितना करा दिया है उसका हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस क्लास की ये दूसरी क्लास है। आइए प्रारंभ करते हैं प्रैक्टिस क्लास की आज की क्लास। पहला सवाल है कि भारत के कितने राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। समुद्री सीमा से तात्पर्य है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। यह तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर, अर्थात तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके अंदर अर्थात भारत की जो मुख्य भूमि है, इसमें इसके तटों पर जो राज्य हैं, इसके तटों पर जो राज्य हैं, इन्हें तटीय राज्य कहते हैं। ये भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात। यहाँ पर है गुजरात। गुजरात के बाद यह है महाराष्ट्र। यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, इसका नाम है गोवा। गोवा के बाद यह है कर्नाटक। यह है कर्नाटक। ये जो राज्य है इसका नाम है केरल। यह है केरल। अर्थात भारत के जो पश्चिमी तट से लगे हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और केरल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, अर्थात 5 राज्य भारत के पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। इसके अलावा जो पूर्वी तट से लगे हुए हैं उसमें है तमिलनाडु। यहाँ पर है तमिलनाडु, यह है आंध्र प्रदेश, यह है उड़ीसा और यह है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो कितने हो गए? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 इधर से लगे हुए हैं, अर्थात पूर्वी तट जो बनाते हैं वो 4 राज्य हैं। तो 5 पश्चिमी तट पे और 4 पूर्वी तट पे, अर्थात कुल 9 राज्य जो हैं भारत के तटीय राज्य हैं जो कि भारत में समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के स्थलीय एवं जलीय दोनों से लगी हुई है। अर्थात स्थल से भी और जल से भी दोनों से लगी हुई जो सीमा है किस देश की है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसको देख लेते हैं। पहले है मालदीव। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है मालदीव। ये जो छोटा सा यहाँ पर एक स्वतंत्र देश है इसका नाम है मालदीव। मालदीव चारों तरफ से समुद्र से लगा हुआ, अर्थात भारत की जो समुद्री सीमा है वो मालदीव से लगती है। इसके अलावा यहाँ पर एक देश है इस तरीके से और इसका नाम है श्रीलंका। यहाँ है श्रीलंका और श्रीलंका भी चारों तरफ समुद्र से ही घिरा हुआ है, एक द्वीप टाइप का है। तो इसकी भी सीमा भारत से समुद्र से लगी हुई है। तो मालदीव की भी समुद्र से, श्रीलंका की भी समुद्र से। चीन की जो सीमा है ये ऊपर है, अर्थात स्थल से ही लगी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है म्यांमार। म्यांमार की जो सीमा है ये भारत में ऐसे है, ये यहाँ पर देश है ये और इसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार की जो सीमा है आप देखेंगे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, इन राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके अलावा मणिपुर और मिजोरम से लगा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के उत्तर में ये समुद्र से लगा हुआ है। अर्थात म्यांमार की जो सीमा है ये भारत में स्थल और जल दोनों से लगा हुआ है। तो सही आंसर होगा म्यांमार, ठीक है। 2 क्वेश्चन के यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग क्वेश्चनों को लिखते भी जाइए, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? पहला है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। कल जो हमने प्रैक्टिस कराया था उसमें इस पर हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके अलावा भारत और चीन की जो सीमा है आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर है इंदिरा कॉल से लेकर के और इस तरीके से यहाँ बीच में नेपाल है। तो नेपाल को छोड़ करके इसके बाद यहाँ पर ये सिक्किम से लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ ये जो छोटा सा देश है ये भूटान है। यहाँ पर है भूटान। तो इतना भूटान को छोड़ करके फिर यहाँ से लेकर के और
यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरी जो सीमा है ये चीन की सीमा है, यहाँ पर है चीन, यहाँ पर है चीन, ठीक है ना। लेकिन भारत की जो कुल सीमा है चीन से लगा हुआ, ठीक है ना, इस सबको मैकमोहन नहीं कहा जाता है, इस सबको मैकमोहन नहीं कहा जाता है। भारत में जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश, तो भारत और चीन कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की, इसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो सही आंसर होगा भारत और चीन, भारत और चीन, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा भारत और चीन में जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो सीमा बनता है चीन से लगा हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है। श्रिम्प, श्रिम्प झींगा को कहा जाता है, श्रिम्प जो है झींगा को कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक झींगे कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक झींगा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पर एक जिला है, नाम है नेल्लूर। आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लूर। तो नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। भारत में ये केरल है और केरल में यहाँ पे केरल के तट पे एक जिला है, ठीक है ना, नाम है माहे, इसका नाम है माहे। इसके अलावा ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु में ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी कहते हैं इसको। तो मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर दो स्थान है, मन्नार की खाड़ी में ही यहाँ पे दो स्थान है। एक का नाम है पुदुचेरी, इसका नाम है पुदुचेरी, और दूसरे का नाम है कराईकल, कराईकल, दूसरे का नाम है कराईकल। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे एक जिला है और इसका नाम है यनम। इस तरीके से यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे, तो दो जिले तमिलनाडु में, एक केरल में और एक आंध्र प्रदेश में। इन चारों को मिला करके भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसे कहते हैं पुदुचेरी, जिसे कहते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के में 4 जिले हैं, पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में स्थित हैं। केरल के तट पे माहे, तमिलनाडु के तट पे पुदुचेरी, कराईकल और आंध्र प्रदेश के तट पर यनम। इन 4 जिलों में जो सबसे छोटा है वह है माहे, सबसे छोटा है माहे, और यह भारत का सबसे छोटा जिला है। अर्थात पुदुचेरी का जो जिला है माहे, ये सबसे छोटा जिला है भारत का, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है। यहाँ पे घनी आबादी पूछा गया है, ना कि जनसंख्या पूछा गया है। अगर जनसंख्या के आधार पर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर पूछा गया घनी आबादी, अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर। सवाल को इस तरीके से बोला जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है। जनसंख्या घनत्व, उसी को घनी आबादी कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व के आधार पर आंकड़ा इसी तरीके से निकाला जाता है। तो इस आधार पर, अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का जो सबसे जो बड़ा घनी आबादी वाला राज्य है, अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह है बिहार, ठीक है ना। तो यह है बिहार। इसके बाद अगला सवाल है, आज की प्रैक्टिस क्लास में हमने सबसे ज्यादा द्वीपों से सवाल लिए हैं, तो एक तरीके से द्वीपों का हम लोग अध्ययन कर लेंगे, इसका रिवीजन हो जाएगा। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है। मरकत द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, व्हीलर द्वीप और इनमें से कोई नहीं। मरकत द्वीप है अंडमान निकोबार का एक दूसरा नाम है, अंडमान निकोबार का ही एक दूसरा नाम है मरकत द्वीप, ठीक है ना। ये रहा मरकत द्वीप। इसके बाद अगला सवाल है कि हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, ठीक है ना। ये ओडिशा है और ओडिशा के ही तट पे यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है
व्हीलर, इसका नाम है व्हीलर द्वीप, ठीक है ना। व्हीलर द्वीप पर भारत के जो सभी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, जो भी मिसाइल होते हैं उनका जो परीक्षण किया जाता है वो व्हीलर द्वीप पर किया जाता है। तो यही कारण है, चूंकि भारत में अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जो भारत के वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पे इस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा कि कौन से द्वीप को, व्हीलर द्वीप को, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 जो अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है, तो चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है ना। यह किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है, यहाँ पे एक झील है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। इसी पुलिकट झील में एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और इसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर होगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये किसके अंतर्गत आता है, मैंने बताया था कि ये जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है, इसका, इस झील का 84% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में और बाकी 16% हिस्सा जो है वो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। लेकिन जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पूर्णतः आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का प्रमुख शहर मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। देखते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई, कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तटीय शहर है, तट से लगा हुआ। तो यहाँ पर 3 द्वीप हैं, यहाँ पर मुंबई के किनारे 3 द्वीप हैं। एक का नाम है उत्तर में, जो सबसे उत्तर में उसका नाम है सालसेट द्वीप, बीच में जो है उसका नाम है एलिफेंटा द्वीप, और सबसे नीचे जो है उसका नाम है हेनरे केनरे द्वीप, उसका नाम है हेनरे केनरे द्वीप। तो जो मुंबई बसाया गया है, मुंबई शहर जिस पर स्थित है वह है सालसेट द्वीप पर, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो सही आंसर होगा, भारत के का जो प्रमुख शहर मुंबई है वो किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर, ठीक है ना। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप मालदीव से अलग होता है, लक्षद्वीप मालदीव से, लक्षद्वीप को हम लगा देंगे, मालदीव से अलग होता है। कैसे अलग होता है, आइए देखते हैं। ये जो है ये लक्षद्वीप है और ये मालदीव है, ये है मालदीव, ठीक है ना। मैंने बताया था कि भारत का जो सबसे दक्षिणी यहाँ पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को छू करके जो लाइन यहाँ से गुजरती है वो कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट, वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके नीचे यहाँ से एक लाइन जाएगी और वो होगी 8 डिग्री की, ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन जाएगी और वो होगी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप समझ पा रहे हैं ना, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो अक्षांश है उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। भारत जो है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है अर्थात कर्क रेखा, ये भारत के बीच में से होकर के जाता है, अर्थात एक अक्षांश जो होगा यहाँ से होकर के जाएगा और वो है कन्याकुमारी से होकर के जाने वाली लाइन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उसके नीचे ये हो गया 0, और 0 से ऊपर 1 2 3 4, जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर आ जाएगा 8। तो 8 डिग्री की जो लाइन है वो इससे थोड़ा सा, यानी कि कन्याकुमारी से थोड़ा सा नीचे से होकर के जाती है, और यही लाइन 8 डिग्री की जो लाइन है ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है। और इसी डिग्री, इसी अक्षांश की वजह से ये जो चैनल बनता है, अच्छा चैनल किसे कहते हैं, चैनल, चैनल चूंकि हम लोग द्वीप पढ़ रहे हैं इसमें चैनल बहुत ज़्यादा आएगा। चैनल कहा जाता है कि अगर कोई ये मुख्य भूमि है, ये मान लीजिए एक भूमि है और एक दूसरी भूमि जो है इस तरीके से ये भी एक भूमि है, अर्थात ये भी जमीन है, ठीक है ना।
और ये जो है ये सागर है अर्थात जल है, और ये भी क्या है, सागर है। तो दो भूमियों को जो स्थान अलग करता है और दो सागरों को मिलाने वाला जो संकरा सा रास्ता बनता है, इसको हम कहते हैं चैनल। इसको कहा जाता है चैनल। इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है ना। इसको चैनल कहते हैं, इसको जल डमरू मध्य कहते हैं, इसको जल संधि कहते हैं, और इसको पास भी कहते हैं, इसको पास भी कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ से 8 डिग्री जो अक्षांश है वो गुजरता है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। यहीं पे एक और सवाल बनता है, यहीं पे एक और सवाल बनता है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है, ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। तो और लक्षद्वीप का सबसे जो दक्षिणी एक द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। तो एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती को मिनिकॉय से कौन अलग करता है। तो याद रखेंगे इसी के ऊपर 9 डिग्री चैनल, यानी कि 8.8 डिग्री 4 मिनट की लाइन है ये, और इसके ऊपर से गुजरेगा 9 डिग्री। तो 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सवाल एक ये भी बन जाता है, ठीक है ना। फिलहाल जो हम सवाल देख रहे थे उसका आंसर होगा क्या, कि लक्षद्वीप मालदीव से अलग होता है, किसके द्वारा, 8 डिग्री चैनल। सही आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। अगला सवाल है सैडल पीक कहाँ स्थित है। सैडल पीक अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो है, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो, तथा अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है ये उत्तरी अंडमान में है, यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। और इसका नाम है सैडल पीक, इसका नाम है सैडल पीक। तो कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार को कई वर्गों में बांटा गया है, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे सैडल पीक कहते हैं, यह है सैडल पीक, और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर है। और ये वाला हिस्सा जो कहलाता है इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैडल पीक। सही आंसर होगा क्या, उत्तरी अंडमान। सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। आइए इधर देखते हैं, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर अंडमान को देखते हैं थोड़ा सा, ये हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं मध्य अंडमान, इसे कहा जाता है मध्य अंडमान। ये जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है दक्षिणी अंडमान, इसको कहा जाता है दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना। और जो सबसे नीचे है इसको कहा जाता है लिटिल अंडमान। तो इस तरीके से अंडमान को 4 वर्गों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में बांटा गया है। इसी तरीके से जो नीचे का हिस्सा है इसे निकोबार कहते हैं। तो जो ऊपर है इसके, निकोबार को भी 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं कार निकोबार, इसको कहते हैं कार निकोबार, और जो सबसे नीचे अर्थात दक्षिणतम हिस्सा है इसका, इसको हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। इसी ग्रेट निकोबार का जो सबसे आखिरी बिंदु बनता है वह है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो पूछा गया सवाल कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर की जो स्थिति है वह है दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। अर्थात अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। सही आंसर होगा दक्षिणी अंडमान। अगला सवाल है कि दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से किसके द्वारा अलग होता है, किससे अलग होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यह है दक्षिणी अंडमान और यह है लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये जो समुद्र का संकरा सा रास्ता बन रहा है, समुद्र का संकरा से जो रास्ता बन रहा है इसको बोलते हैं डंकन पास, इसको कहा जाता है डंकन पास। अर्थात दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान से किसके द्वारा अलग होता है, डंकन पास के द्वारा अलग होता है, डंकन पास से अलग होता है। अगला सवाल है कि बैरन द्वीप है क्या है, बैरन द्वीप क्या है। आइए देखते हैं, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है,
तो हिमालय यहाँ पर आने के बाद से यहाँ पर नामचा बर्वा पर्वत है, नामचा बर्वा पर्वत से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और दक्षिण के बाद ये म्यांमार में अराकान योमा इसको कहते हैं और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में अंदर की तरफ चला जाता है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। उसी की जो उभरी हुई चोटियां हैं, उसी की जो उभरी हुई चोटियां हैं, उससे अंडमान निकोबार का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं, यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। ये उत्तरी अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान के यहाँ पे एक और एक इसी में अर्थात अंडमान वाले हिस्से में ही दो द्वीप हैं। एक का नाम है बैरन, अर्थात जो दक्षिण में है उसका नाम है बैरन द्वीप, और जो ऊपर है अर्थात उत्तर में जो है उसे कहते हैं नारकोंडम द्वीप। इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप एक शांत ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें उद्गार जारी है, उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें उद्गार कभी कभी हो रहा है, और शांत ज्वालामुखी जिसमें कभी उद्गार नहीं होता उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो नारकोंडम जो है एक शांत ज्वालामुखी है, लेकिन बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान का ही एक द्वीप माना जाता है बैरन द्वीप, और यह एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर सवाल पूछा था कि नारकोंडम द्वीप क्या है, तो नारकोंडम द्वीप एक शांत ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप शांत ज्वालामुखी है। दोनों कहाँ है? बैरन द्वीप कहाँ है? तो आंसर होगा उत्तरी अंडमान या सिर्फ अंडमान। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो ये भी उत्तरी अंडमान या फिर अंडमान। यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, मैंने दोनों बता दिए, ठीक है ना। अगला सवाल है कि रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? आइए देखते हैं। ये भारत का एक हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। इसको कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, और इस मन्नार की खाड़ी से ही यहाँ पर एक देश है, मैंने बताया था कि यह है श्रीलंका, ठीक है ना। प्राचीन काल में श्रीलंका और भारत जो है यहाँ पे मिले हुए थे, ये द्वीपों के माध्यम से मिले हुए थे। इसका जो भूखंड है आपस में मिला हुआ था। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण ये यहाँ पर जो बीच का हिस्सा बन रहा है ये नीचे चला गया और ऊपर से समुद्र चला गया, इसकी वजह से ये हिस्सा टूट फूट गया, ठीक है ना, जैसे विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण हुआ था। तो भारत में मन्नार की खाड़ी में ही एक छोटा सा द्वीप है, भारत के हिस्से में आता है, और उसका नाम है पम्बन द्वीप। उसका नाम है पम्बन द्वीप। इसी पम्बन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम, भारत का एक प्रमुख शहर रामेश्वरम। अब्दुल कलाम यहीं से थे, अब्दुल कलाम जो थे वहीं से थे। तो रामेश्वरम जो है यहाँ पर है, ठीक है ना। रामेश्वरम में ही एक अर्थात पम्बन द्वीप का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसका नाम है धनुषकोडी, और इसी धनुषकोडी से राम सेतु शुरू हो जाता है। इसी धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है। यहाँ से जाकर के श्रीलंका में मिल जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है। तो कहाँ पर है? पम्बन द्वीप। रामेश्वरम कहाँ पर है? पम्बन द्वीप, ठीक है ना। ठीक से याद रखेंगे कहाँ पर है? ये मन्नार की खाड़ी में। और यहाँ पर जो संकरा सा रास्ता बन रहा है, अर्थात इधर हिंद महासागर और यह है बंगाल की खाड़ी। तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला, और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला जो यहाँ पर चैनल बनेगा, जो समुद्री रास्ता बनेगा, संकरा सा समुद्री रास्ता बनेगा, इसको बोला जाता है पाक जल संधि। इसका नाम है पाक जल संधि। इसका नाम है पाक जल संधि। ठीक से याद रखेंगे। पूछा जाता है पाक जल संधि जो है ये किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है? तो हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है पाक जल संधि, ठीक है ना। तो रामेश्वरम जो है वो कहाँ पर स्थित है? पम्बन द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल है कि खंभात की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप है कौन सा? खंभात की खाड़ी में आइए देखते हैं। जो है ये गुजरात है, और गुजरात में ये जो है इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। यहाँ पर है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में दो नदियाँ गिरती हैं। दो नदियाँ, एक तो है अमरकंटक से निकल करके और आकर के गिरती है खंभात की खाड़ी में, इसका नाम है नर्मदा। और एक और नदी है उसका नाम है ताप्ती। इन दोनों नदियों के मुहानों पे दो द्वीप हैं, दो प्रमुख द्वीप हैं
भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं, भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं, जो नीचे है अर्थात जो ताप्ती नदी के मुहाने पर है। ताप्ती नदी के मुहाने पर एक द्वीप बनता है और उसका नाम है आलिया बेट, उसका नाम है आलिया बेट। और ऊपर नर्मदा के मुहाने पर जो द्वीप बनता है उसका नाम है खालिया बेट, उसका नाम है खालिया बेट। तो आलिया बेट और खालिया बेट, आलिया बेट और खालिया बेट खंभात की खाड़ी में स्थित दो प्रमुख द्वीप हैं। तो इनमें से क्या है, क्या है, खंभात की खाड़ी में देखते हैं कौन सा है, मुंबई, भटकल, नोरा और खालिया बेट। तो खालिया बेट जो है ये हमने बताया कि दो प्रमुख द्वीप हैं खंभात की खाड़ी में, आलिया बेट और खालिया बेट। तो जिसमें खालिया बेट जो है ये सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है कच्छ की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी ये गुजरात का ये हिस्सा जो है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर दो इसके अंदर भी द्वीप हैं कच्छ की खाड़ी में। एक है पिरतान द्वीप, पिरतान द्वीप और नोरा द्वीप। पिरतान द्वीप और नोरा द्वीप जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में स्थित कौन सा होगा, नोरा द्वीप। नोरा द्वीप जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है कि अंडमान निकोबार से अलग होता है, अंडमान निकोबार से। आइए यहाँ देखते हैं, यह है अंडमान और यह है निकोबार, ठीक है ना। तो अंडमान और निकोबार से जो यहाँ से अक्षांश गया है, ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ये हो गया 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, 9 डिग्री और 9 डिग्री के ऊपर ये है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री जो अक्षांश है यहीं से होकर के गुजरता है अंडमान और निकोबार के बीच में से। तो इसी वजह से इस क्षेत्र को, इस जगह को 10 डिग्री चैनल कहा गया है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। आइए देखते हैं अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन, 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है। लक्षद्वीप जो है किस प्रकार का द्वीप है। द्वीप मैंने बताया कई प्रकार के होते हैं, तो उनमें से समुद्र में एक जीव पाया जाता है। ये समुद्र की सतह है, ये निचली सतह है, और ये समुद्र का ऊपरी सतह है, ठीक है ना, ये समुद्र का ऊपरी सतह है। तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं मूंगा, जिसको बोलते हैं मूंगा। मूंगा या इसी को बोला जाता है प्रवाल, ठीक है ना। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कोरल, इसी का नाम है कोरल। मूंगा, प्रवाल या कोरल ये सब एक ही नाम है, ठीक है ना। तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है, उसका जो ऊपरी परत होता है, उस जीव का जो ऊपरी परत होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो चूंकि वो जो जीव है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर एक दूसरा मूंगा आ जाता है, और चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, तो उसके ऊपर ही वो चिपक जाता है, इस तरीके से वो उसके ऊपर चिपक जाता है, और यही जीव जो है इसके अंदर जो तरल द्रव्य है उसको खाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों से समुद्रों में हो रही है। छिछले समुद्रों में ये प्रक्रिया होती है, अर्थात छिछला समुद्र जैसे तट के जो किनारे का क्षेत्र होता है वो छिछला समुद्र होता है, तो वहाँ पर ये प्रक्रिया होती है, और इस तरीके से एक जो संरचना है यहाँ पर बनती चली जाती है, और इससे कालांतर में यानी कि लगभग लाखों सालों, हजारों सालों बाद यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। और इस तरीके से बने हुए द्वीप को, इस तरीके से बने हुए द्वीप के ऊपर एक हिस्सा होगा, उत्तर गोल हो जाएगा, तो इस तरीके से बने हुए द्वीप को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। इसको कोरल द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर इसका ऊपरी हिस्सा, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये गोल है तो ये द्वीप है। अगर यही लंबा लंबा हो जाए, यही अगर लंबा लंबा हो जाए तो इसे प्रवाल भित्ति कहा जाएगा। इसे समुद्र में प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल भित्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो सही आंसर होगा कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, मैंने बताया ये एक प्रवाल द्वीप है, इसे कोरल द्वीप भी कहा जाता है, ठीक से याद रखेंगे। अगला है कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो यह है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में यहाँ पर कुछ द्वीप बनते हैं, अंडमान निकोबार में, और यह म्यांमार, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो द्वीप यहाँ पर हैं, ठीक है ना। ये दोनों द्वीप जो हैं ये म्यांमार के हैं, ये दोनों द्वीप जो है ये म्यांमार के हैं। नीचे वाला जो है, इसका जो नीचे वाला है इसका नाम है कोको द्वीप, इसका नाम है कोको द्वीप, इसका नाम है कोको द्वीप, और ऊपर वाला जो है उसका नाम है प्रिपरीस, इसका नाम है प्रिपरीस द्वीप, ठीक है ना। कोको द्वीप और यहाँ अंडमान का हिस्सा है, तो यहाँ पे जो चैनल बनता है, यहाँ पे जो चैनल बनता है इसे कोको चैनल कहते हैं, इसको कहा जाता है कोको चैनल। तो सवाल पूछा जाता है कि भारत और म्यांमार को
कौन सा चैनल अलग करता है? कोको चैनल के द्वारा भारत और म्यांमार अलग होते हैं। इसी कोको द्वीप के नाम पर इस चैनल का नाम रखा गया है कोको चैनल, ठीक है ना। इस कोको चैनल के नीचे भारत का यहाँ पे लैंडफॉल एक द्वीप है, ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है ना। तो इसमें कोको द्वीप और इसके अलावा मैंने बताया कोको द्वीप, यहाँ पे कोको द्वीप जो है ये भी अंडमान का है, ठीक है ना, म्यांमार का है। इसके अलावा प्रिपरेस जो द्वीप है ये भी म्यांमार का है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। कमोती द्वीप, ये जो कमोती है ये कमोती द्वीप निकोबार का द्वीप है, निकोबार का, भारत में जो निकोबार। अच्छा, कमोती द्वीप कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये कमोती द्वीप है, ये निकोबार का हिस्सा है, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा लैंडफॉल। लैंडफॉल जो है ये उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वह है अगाती द्वीप, उसका नाम है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। एद्रोत द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है और करावती लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है ना। इसी करावती और मिनिकाय के बीच में, करावती और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ह्यूलर द्वीप, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया है, ह्यूलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पर है ह्यूलर द्वीप, यहाँ पर है ह्यूलर द्वीप और ये उड़ीसा है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से कई सारी नदियाँ निकल करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे पहले एक नदी है दामोदर। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। दामोदर के नीचे जो नदी है उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के नीचे जो नदी है उसका नाम है ब्राह्मणी, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी के नीचे जो नदी है उसका नाम है बैतरणी नदी, ठीक है ना। इनमें से जो ह्यूलर द्वीप है ये ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आती हैं, नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आती हैं और उन अवसादों से वो चूंकि समुद्र में धीरे धीरे जमा होता रहता है और उससे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से निर्मित एक द्वीप है जो कि ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो सही आंसर होगा कि ह्यूलर द्वीप जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? वो है ब्राह्मणी नदी, उसका सही आंसर होगा ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। हुगली नदी के मुहाने पे, हुगली नदी के मुहाने पे गंगा सागर द्वीप स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पे गंगा सागर द्वीप स्थित है। इसी तरीके मैंने बताया था कि ताप्ती नदी के मुहाने पे आलिया बेट और नर्मदा के मुहाने पे खालिया बेट द्वीप स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अंतिम सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसका नाम है मजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। नदी द्वीप से क्या तात्पर्य है कि जिस द्वीप का निर्माण नदी के माध्यम से होता है, जिस द्वीप का निर्माण नदियों के माध्यम से होता है उसे नदी द्वीप कहते हैं। नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में सीधी चलती हैं क्योंकि ढलान ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे वो मैदानी भागों में आती विसर्पण करने लगती हैं। वो किस तरीके से? नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से विसर्पण करने लगती हैं और नदियाँ समतल मैदानी भागों से जब उतर करके समतल मैदान में आती हैं तो अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से अपना रास्ता अवरुद्ध कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो उसके बाद जब रास्ता यहाँ पर ये स्थान होगा और यहाँ पर रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है तो नदी अपना रास्ता बदल देगी और इस तरीके से ये यहाँ से प्रवाहित होने लग जाएगी। तो इस तरीके से बीच में एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। नदी इस तरीके से अब दोनों भागों में, 2 भागों में डिवाइड हो गई, फिर आगे जाकर के ये मिल गई, या इस तरीके से रास्ता ये अपना बदल देती हैं, ठीक है ना। अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से अपना रास्ता अवरुद्ध कर देती हैं और उसी से एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बना हुआ द्वीप है, यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवाहित होते हुए और इस तरीके से आकर के बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, ठीक है ना। तो असम में जब ये अरुणाचल प्रदेश से पर्वतीय भागों से असम के मैदान में, असम में पहुंचती है तो असम मैदानी भाग में है, ठीक है ना। तो ये अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से अपना रास्ता अवरुद्ध कर देती है और इस तरीके से यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, इसका नाम है मजुली द्वीप, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, अर्थात नदी द्वीप है, ठीक है ना। तो किस राज्य में है? असम राज्य में है, यह है असम राज्य में, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा 24 क्वेश्चन इसमें थे, मैंने
24 क्वेश्चन करा दिए। आप लोगों को ये क्लास कल की भी और आज की भी कैसी लग रही है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कृपया ज़रूर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को ये अच्छा ही ना लग रहा हो और हम बेवजह आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहे हो। इसलिए अगर आपको हमारी थोड़ी बहुत भी मेहनत दिखाई दे रही है तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ताकि हम इसे निरंतर जारी रख सकें। मुझे उम्मीद है हमने एक नया प्रयोग किया है आप लोगों के लिए। जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षाओं में आए हुए और जिनके आने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं, ज़्यादातर हमने इसमें वो सवाल उठाए हैं जो आपकी परीक्षाओं में कभी न कभी आए हैं। अगर वो सवाल रिपीटेड होते हैं तो वो आपकी परीक्षाओं में आ जाएंगे। इसके अलावा वो महत्वपूर्ण सवाल जिसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है अपने अनुभव के आधार पर, उन सभी सवालों को हम इसमें ले रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग अध्यायवार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और जो भी, जैसे कि आज की क्लास में आप देख रहे होंगे सबसे अधिक जो सवाल है वो किससे हैं, द्वीपों से हैं। तो जिस क्रम में हमने इसे कराया है उसी क्रम में हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। बीच बीच में अगर कोई दूसरा सवाल आता है, जैसे कि इसमें आया था एक श्रीम्प राजधानी आया था, तो इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जो कि बीच में से अगर कहीं और से आ जाता है तो उनको भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये सारे जो सवाल हैं आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो निम्नतम स्तर की परीक्षाएं हो या फिर भारत की सबसे उच्चतर स्तर की परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर हैं। कम समय में बेहतर तैयारी करने का सबसे जो सही तरीका है वो यही है। तो इसलिए आपको ये क्लास जैसी भी लग रही है हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।